ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीन चीजें आर्टिकल्स के अंदर जिस कंपनी के लिखी होती हैं वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, और इनके अंदर से एक भी चीज निकाल दें। लेट्स से एक कंपनी है जिसके आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है कि उसके जो शेयर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, और वो पब्लिक में ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर ट्रांसफर करने पे, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी? ये एक पब्लिक कंपनी होगी। ठीक है, आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि एक पब्लिक कंपनी जो है वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। और प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो जिसके आर्टिकल्स के अंदर ये तीन चीजें लिखी हों। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। अगर वो आपसे प्लेन यही पूछ ले कि बेटा एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, बिलीव मी बच्चे ये लिखने की बड़ी कोशिश करते हैं, आपको कोई नंबर नहीं देगा आई कैप अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आपको साथ नीचे प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपसे पब्लिक कंपनी का पूछ लेता है तो आपने उसको प्राइवेट कंपनी भी एक्सप्लेन करनी है कि क्या चीज नहीं है पब्लिक कंपनी, वो क्या है। उसके बाद वो कहते हैं पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब ये आपने ये चीज आपने जहन में रखनी है कि एक पब्लिक कंपनी जो है, अब मैंने आपको कहा था कि एक कंपनी है वो अपने शेयर्स, उसको मना है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे ना जाए। सिर्फ इतनी सी बात से आपने ये नहीं कहना कि प्राइवेट कंपनी है, नहीं। कुछ ऐसी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होते, तो आपने उनके शेयर्स खरीदने हो तो क्या आप क्या कहेंगे? आप कंपनी के पास जाएंगे। वो क्या कर किस तरीके से आपको शेयर्स देंगी वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके अंदर हम जाके पढ़ेंगे। बस मुझे अब ये क्लियर कर दें कि ये 2.3.3 की ये दो लाइनें जो हमने पढ़ी हैं, ये क्लियर है बच्चों? चलें, उसके बाद हम आते हैं। उसने कहा है कि ये हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे ना हो और हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे हो। जो स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक कंपनी होती है उसको कहा जाता है लिस्टेड कंपनी, और जो नहीं होती उसको क्या कहा जाता होगा, आप जरा सोच के बताएं। अनलिस्टेड। सीधी सीधी बात है। तो एक कंपनी होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी और एक होती है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। इन दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है? इनमें से एक स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होती है, उसके वहां पे शेयर ट्रेड होते हैं, दूसरे के नहीं होते। वो कहते हैं सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ऑन एन एक्सचेंज का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, एंड दे आर ट्रेडेड एज पर रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हो, उनकी ट्रेडिंग भी उसी तरीके से हो जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ने बताया है, तो वो क्या कहलाएगी? पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। अब बात आती है कि सिक्योरिटीज के अंदर क्या चीजें आती हैं। क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई FAR 1 के अंदर, तो आपने जाके शेयर कैपिटल लिखा, उसके साथ कुछ और लिखा, शेयर प्रीमियम लिखा आपने जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी थी। आपने उसके साथ साथ क्या क्या लिखा? जनरल रिजर्व लिखा। आपने उसके साथ रिटेन्ड अर्निंग लिखी। आपने कोई कोई जगह कहती है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख लेना चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर शेयर कैपिटल में आ सकती हैं, तो सिक्योरिटीज में क्या क्या कुछ आता है? सिक्योरिटी के अंदर क्या चीजें आती हैं वो ये बता रहे हैं। सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिससे कंपनी पैसा हासिल करती है, कमाती नहीं है, हासिल करती है। कैसे हासिल करती है? दो तरीके हैं। शेयर बेच दे, ठीक है ना, पैसा लेने के, कंपनी को फाइनेंस करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो शेयर बेच दें, तो या फिर लोन ले लें। आपने FAR 1 के अंदर पढ़ा है, कैश फ्लो के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। वो कहता है कि या तो लोन ले लें या शेयर्स कितने हैं बेच दें।
वो कहते हैं सच ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू रेज कैपिटल। रेज कैपिटल का मतलब है कि आपने अपना पैसे बनाने हैं। डिबेंचर्स भी आएंगे, एग्जैक्टली इसमें डिबेंचर्स भी आएंगे। ये यहाँ पे बोल के वो बता रहे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो होता है जो बेचें आप जिस बंदे को, वो आपकी कंपनी का मालिक बन जाए। हमने ये कहा था ना, आप शेयर बेचते हैं तो शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं। ऐसी बात की थी हमने, बताओ बच्चों, हमने क्या ऐसी बात की थी कि जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ऑनर होता है। यस। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी सिक्योरिटीज वो होती हैं जैसे खरीदने वाला ऑनर बन जाता है। डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जिसे खरीदने वाला क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है ना, एक बंदा ऑनर बन रहा है, दूसरा बंदा क्रेडिटर बन रहा है। और आपको पता है पहले क्रेडिटर्स की मानी जाती है, उसके बाद इनकी मानी जाती है। क्रेडिटर्स जिनसे आपने लोन लिया हो, क्या उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है कि नहीं देना होता? देना होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या इनका भी फिक्स्ड है कि हमेशा इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा ऑनर्स को? वो कंपनी की मर्जी है, वो जितना मर्जी कर लें। डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप FAR 2 के अंदर जाके इन डिटेल पढ़ेंगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनकी अकाउंटिंग क्या होती है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये दोनों चीजें बिकती हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज। तो आपसे MCQs में पूछ सकता है सिक्योरिटीज क्या होती हैं? डिबेंचर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये सारी चीजें। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना कहते हैं, मुझे छठी इसका रही है कि वो आपसे ये नेक्स्ट चीज वो आपसे हो सकता है MCQs के अंदर पूछ ले। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इररिडीमेबल कैपिटल और रिडीमेबल कैपिटल के दरमियान डिफरेंस बता दूं। डेट भी शेयर लेके ही देते हैं, जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो फिर कहते हैं अब ये हमारे पाकिस्तान को ही देख लें, एक कर्जा लेते हैं दूसरा कर्जा उतारने के लिए। हर जगह तो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कमा के भी वापस कर लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब बात आती है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ये आपका होता है इक्विटी, और इसको परचेज करने वाले कौन होते हैं? ऑनर्स। फिर होते हैं डिबेंचर्स, ये होते हैं डेट, और इनको परचेज करने वाले कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। यहां तक तो हम सबको पता है कि ये क्या क्या होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। जिन लोगों को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रेफर किया जाता है, वो लोग क्या कहलाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहां तक आपको समझ आ गई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनको ऑनर्स के ऊपर प्रेफर किया जाता है। डिविडेंड देना है तो पहले इनको देना है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो पहले किसको देना है? इनको देना है, लेकिन क्रेडिटर्स के बाद। यहां तक आपको समझ आती है। अब इनकी दो इकसाम होती हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कि वो वाला शेयर जो आप वापस ले सकें, किसी भी वक्त आपने वापस ले लिया, आपने थोड़े अरसे के लिए दिया था और आपने कहा था कि मैं ये वापस ले लूंगा। इररिडीमेबल जिसका आपने नहीं कहा था कि वापस लूंगा। मुझे बताएं जरा, क्या आप शेयर्स बेचते हुए किसी से कहते हैं कि मैं ये शेयर्स वापस ले लूंगा? नहीं कहते बच्चे, क्या हो गया खुदा का खौफ को। आपको, आपने तो उस वक्त लॉ पढ़ा था जिस वक्त ये चीजें आपके लॉ के सिलेबस में शामिल थी, कि कौन कौन से वक्त एक कंपनी बायबैक कर सकती है शेयर्स, बकाया जगहों पे एक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो एक शेयर जो होते हैं,
टर्म्स एंड कंडीशंस वो नहीं, आपके शेयर्स जो होते हैं वो कभी भी रिडीमेबल नहीं होते, ठीक है। आपके शेयर्स हमेशा रिडीमेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखें जरा, कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदने शुरू होगी तो उनको क्या कहते हैं, उनके शेयर खरीदेगा कौन? कंपनी। लोग तो अपनी लोग शेयर जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। ये चीज आप बेहतर जाके FAR 2 के अंदर पढ़ोगी, लेकिन आपको वो याद होगा, एक चीज सिलेबस में हुआ करती थी, मुझे याद नहीं है कि अब अभी भी सिलेबस में है कि नहीं है, जिसके अंदर कुछ 1 2 3 4 5 6 उन्होंने शायद कंडीशंस बताई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कुछ कंडीशंस पे एक कंपनी अपने शेयर्स वापस ले सकती है, बकाया कभी कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं ले सकती शेयर होल्डर से, ठीक है। वो था बेसिकली कि कंपनी अपने शेयर्स वापस ले सकती है एक, और दूसरा था कि कंपनी अपने नाम पे शेयर्स खरीद सकती है कि नहीं। तो कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी वापस नहीं किसी से खरीद सकती। हाँ, आप किसी को बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। तो देखें, ये अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इररिडीमेबल था तो ये इक्विटी था, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो अगर प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल हैं तो क्या ये भी इक्विटी होनी चाहिए? जरा सोच के बताएं, सेंस बनती है? सेंस बनती है। तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको खरीदने वाले कौन होते हैं? ऑनर्स, ठीक है। तो ये भी इक्विटी सिक्योरिटीज में आ गया, ये भी इक्विटी सिक्योरिटीज में आ गया। मुझे बताएं जरा, क्या आप लोन देते हुए कहते नहीं है कि मैं लोन इतने अरसे बाद वापस लूंगा? कहते हैं आप? कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको देने के वक्त ये कहा जाए कि ये प्रेफरेंस शेयर वापस लेने होंगे, आई विल रिडीम दोज, तो वो शेयर्स नहीं कहलाते, फिर वो क्या कहलाते हैं? वो इक्विटी नहीं होती, फिर वो लोन होता है। तो इसलिए ये भी एक डेट होती है, डेट सिक्योरिटी होती है, और इसके भी मालिक क्रेडिटर कहलाते हैं। इसीलिए इसके ऊपर आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। इसके ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है जो आके फिक्स्ड होता है। इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। तो क्या मतलब होता है इसका? सबसे पहले जब एक कंपनी वाइंड अप हो रही होती है ना, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, दूसरी प्रायोरिटी। ये वो लोग हैं जिन कंपनी में लॉस भी होना तो इनको आपने देना होता है पैसे। तीसरी प्रायोरिटी दी जाती है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को, और चौथी प्रायोरिटी दी जाती है आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले डिविडेंड पे। थोड़ा सा हिसाब किताब क्लियर हुआ? ये चीज मुझे छठी इस कहती है कि आपसे हो सकता है कि वो MCQs के अंदर पूछ ले, कि वो आपको सिक्योरिटीज बता दे और पूछे कि इसमें से डेट सिक्योरिटी कौन सी है और इक्विटी सिक्योरिटी कौन सी है। चलें, उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया है, तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं लिस्टेड कंपनी की। हमने ऊपर पब्लिक लिस्टेड कंपनी पढ़ा है, अब हम आते हैं डेफिनेशन लिस्टेड कंपनी, और देखते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा मार्का मारना चाहता है। हाँ, बिस्मिल्लाह। वो कहता है लिस्टेड कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर एंटिटी whose securities are listed on stock exchange। क्या मुझे कोई बता सकता है कि लिस्टेड कंपनी और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या फर्क था? मैं ये दोनों थोड़ी सी आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो नहीं एक चीज आती है तो दूसरी निकल जाती है, 1 मिनट जरा बस। हाँ जी, अब बताएं जरा मुझे, आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा क्लियर भी करने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने किताब है, आप जरा मुझे पढ़ के बताएं कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिली हैं, या ये सेम चीजें हैं? ये भी बता दें, हो सकता है ये सेम ही हो। ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ठीक है, आगे। इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ठीक है। अब आपने ये चीज देखनी है कि इसके अंदर
बॉडी कॉर्पोरेट भी है, लिस्टेड कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाती है, वहां पे सिर्फ पब्लिक कंपनी थी। इसका मतलब है कि ब्रॉडर टर्म कौन सी है, लिस्टेड कंपनी इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर पब्लिक कंपनी भी शामिल है जो कि लिस्टेड हो, इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट या अदर एंटिटीज भी शामिल है। क्लियर है खमसा आपको भी ये चीज? चले, गुड हो गया। ये चीज उसने सीधी सीधी बतानी थी, उसने बता दी है। वो कहता है कि द सिक्योरिटीज ऑफ एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आर लिस्ट आर अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। People can buy and sell these securities using the mechanism provided by Pakistan Stock Exchange. Angro Fertilizer is a listed company. Is it also a public listed company? जरा मुझे ये बताएं। It is also a public listed company, ठीक है ना, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइजर्स, और ये आपकी अल्लाह भला करे सिक्योरिटीज अपनी रेगुलेशन और जो है स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी जो कहते हैं सिक्योरिटीज हैं उनको ट्रेड कर रहे हैं। आपको वैसे इतनी गहराई के अंदर वो कभी ये चीज नहीं कहेगा कि आप लिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी के दरमियान का फर्क देखें, लेकिन जब उसने दो डेफिनेशंस दे दी हैं तो इसका मतलब है कि अगर वो आपसे लिस्टेड कंपनी का पूछे, आपने हमेशा उसको ये बताना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, वो कहता है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है। जरा सोच के मुझे बताएं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी क्या होती होगी अगर हमने पब्लिक लिस्टेड कंपनी पढ़ ली है। वो वाली पब्लिक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते, क्या ऐसे ही हम सोच सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. हंसा आप भी इस चीज से एग्री करती हो? चलें, हम देखते हैं। वो कहता है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, हेंस देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। गाली मुकाती उन्होंने, उन्होंने कह दिया कि भाई इनके जो हैं शेयर्स वो जनरल पब्लिक को ऑफर होते ही नहीं है, मतलब थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते। दे हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, उन्होंने ऑफर नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग खरीद नहीं सकते, उन्होंने अपने शेयर्स की ऑफर नहीं की। The public unlisted company, however, is entitled to make an offer to general public as and when it thinks, unlike private companies। सबसे बड़ा डिफरेंस, कंपनीज के पास जाके खरीदे जा सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो सबसे बड़ा डिफरेंस फिर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के दरमियान डिफरेंस आ क्या गया, ठीक है ना। एक वो शरीफ इंसान है जिसे मौका नहीं मिला, और एक वो शरीफ इंसान है जिसे मौका मिला और उसने गलत काम नहीं किया। मैं यहाँ पे गलत काम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ऐसे ही कितने एग्जांपल आई थी, लेकिन यहाँ पे है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंज आके कह सकती है कि हाँ भी मुझे लिस्टेड करें, और उसके बाद वो लिस्टेड होकर अपनी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बेचना शुरू कर सकती है। एक प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है? मुझे बताएं जरा। नहीं कर सकती। अब मैं आपसे जरा उन्हीं अल्फाज में, मैंने अभी तक आपसे पूरी बात नहीं थी कि अब मैं आपसे उन अल्फाज में पूछता हूं जिन अल्फाज में आई कैप ने पूछा था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो अब चाहती है कि वो पब्लिक ऑफरिंग करे अपने शेयर्स की जनरल पब्लिक को, तो उसको क्या करना चाहिए? मुझे जरा आप इसका जवाब दें। ये आपका आखिरी कितने कॉन्सेप्ट है आज के दिन का। लिमिटेड हटा दे, कैसे लिमिटेड हटा दे? रबर लाए और कॉपी पेंसिल से मिटा दे, नाम से मिटा दे। नहीं कर सकती, खमसा कहती है नहीं कर सकती, फरा कह रही है कि नाम से हटा दे, कैसे हटा दे? प्राइवेट कंपनी है वो, हमसे कह रही है नहीं कर सकती। रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दे, यही चीज मैं आपसे सुनना चाह रहा था। उसका आई कैप का आंसर यही था कि वो अपने आर्टिकल्स को कहते हैं ऑल्टर करें, और आर्टिकल्स को ऑर्डर कितने ऑल्टर करके ये वाली शेक जो कि आप जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, ये वाली शेक हटा दे। ये एमसीक्यूज में आता है पेपर के एग्जैक्टली तो ये वाली शेक हटा दे, तो वो इसके बाद क्या होगा, वो पब्लिक से जनरल कितने वो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाएगी, और दे विल हैव द राइट, दे विल हैव द पावर टू
जनरली ऑफर देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। क्लियर है बच्चों आपको ये चीज? चलें, गुड हो गया। आज का आप होमवर्क सुन लें। आपने क्या करना है, हमने पढ़ना शुरू किया था प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी से। आपने सिंगल मेंबर कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है, ये थोड़ी है, आप ये सारा लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है, जिसके अंदर ये पहली लाइन कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। फिर ये पढ़ना है, समझना है, लिखना नहीं है आपने। फिर उसके बाद आपने एक पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन उस तरीके से लिखनी है, ये नहीं लिखनी है आपने, आपने उस तरीके से लिखनी है जिस तरीके से आप आई कैप के पेपर में लिखेंगे अगर उसने पूछ लिया कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद आपने लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन देनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक लिस्टेड और पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट को इंक्लूड करके। एग्जैक्टली क्लियर है बच्चों? आपको होमवर्क क्लियर है आपके, आपने क्या करना है? और आपको भी क्लियर है? तो क्या नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, ये मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की आपने ये 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है? ये वाली लाइन आपने पढ़ के समझ लेनी है, ये आपने दोनों लाइनें लिखनी है, मतलब कि एक ही लाइन बनती है ये, ठीक है? इसको आपने कहते हैं जो ये जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इसकी डेफिनेशन, ये पहली 1.5 लाइन जो है ये आपने लिखनी है, इसको आपने समझ लेना है, ठीक है? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ें लिखनी है, और फिर उसके बाद आपको ऊपर मैंने बताया है कि आपने ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मैंने बताया था आपने उस तरीके से लिखनी है जिस तरीके से आपने आई कैप में लिखना है, प्राइवेट कंपनी को इंक्लूड करके, और ये सिंगल मेंबर की डेफिनेशन जो है आपने पूरी लिखनी है। क्लियर है? चलें, आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।